एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ही और शिन छुपकर एक डस्टबिन पर नजर रख रहे थे। शिन बोलती है कि बिन की वाइफ इस टाइम हॉस्पिटल में आती है, बिन के लिए वो मेडिसिन लेकर, इससे हमें शायद कुछ पता चल जाए। तभी वहाँ पर बिन की वाइफ आकर गार्बेज फेंक कर जाती है। ही और शिन उसे निकाल कर देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे उनके हाथ एकदम से टच होते हैं तो दोनों थोड़े से शाय भी हो जाते हैं। उसमें उन्हें चाइनीज़ मेडिसिन का इंग्रेडिएंट मिल जाता है। ही उसे बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है इस फील्ड में, उसे मैं ही भेजता हूँ ताकि वो हमें बता सके कि किस बीमारी के लिए यूज़ होता है। दोनों अब कार में होते हैं, जहाँ पर शिन उसे बोलती है कि तुम इलूशन को बता सकते हो, तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा हो तो ही उसे बोलता है कि तुम डायरेक्टली रूहो को क्यों नहीं बता देती, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। शिन बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारी फ्रेंडशिप को कुछ भी नहीं हो सकता इन सब चीज़ों की वजह से। तो ही भी बोलता है कि इसके बारे में मैं लूशिंग को बता दूंगा। वहीं रूहो और लूशिंग वांग के घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर वांग उसे थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। रूहो भी उससे बिन के बारे में पूछती है कि क्या आप उसके बारे में बता सकते हो, और इस काम में हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम जुड़ी हुई है। जो सुनकर वांग उसके लिए जो मेडिसिन देता है उसकी लिस्ट उन्हें दे देता है और बताता है कि बिन एक बार उसके पास आया था उसे दिखाने के लिए। मैंने उसका ट्रीटमेंट किया लेकिन उसका फीवर जा ही नहीं रहा था। तब पता चला कि उसे मियोकार्डिटिस है। मुझे सभी ने कहा कि बिन का फायदा उठाया गया है, इसलिए मैं तुम्हें ही नहीं दे रहा था, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। जिस सबके लिए वो दोनों उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और ये हम देखते हैं कि बिन का भाई वांग के घर के बाहर ही सोया हुआ था। ये लोग जब निकल भी जाते हैं तब भी उसे पता ही नहीं चल पाता। रूहो कार में सैड होकर बैठी हुई थी, जहाँ पर लूशिंग उससे पूछता है कि क्या बात है, तो वांग और यूजी की स्टोरी की वजह से सैड होती है। उसे बताकर बोलती है कि कितना अच्छा होता अगर हम उसे एक वेडिंग दे पाते। तभी उससे पूछती है कि अगर कभी मुझे डिमेंशिया हो गया तो मुझे क्या याद रहेगा। लूशिंग बोलता है कि अगर मुझे हुआ तो मुझे तुम तो पक्का याद रहोगे और तुम्हें ये याद रहेगा कि मुझसे शादी नहीं करनी है, जिस बात पर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। जब ये लोग रिजॉर्ट आते हैं तो वहाँ पर वांग की बातें कर रहे थे। शिन भी वहीं पर होती है। वो उनके आते ही उनसे पूछती है कि तुम्हें विलेज में कुछ पता चला क्या। वो दोनों से बताते हैं कि हमें एविडेंस मिल गया है कि बिन को पहले से ही कोई डिजीज थी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शिन कहती है कि मैं भी उससे बात करती हूँ, मैं उनकी लॉयर हूँ तो शायद मेरी बात सुन ले और ये काम हम प्राइवेटली ही कर सकते हैं, जिसके लिए दोनों मान जाते हैं। इधर बिन की वाइफ उसे चाइनीज़ मेडिसिन दे रही होती है पीने के लिए। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है। उसे देखते ही वो उस थर्मस को छुपा लेती है। शिन उसे बोलती है कि छुपाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता चल चुका है कि बिन पहले से ही बीमार था, जो सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर हम बिन और उसकी वाइफ को घर में देखते हैं, जहाँ पर बिन कुछ देख रहा था। उसकी वाइफ किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर जैंग और रूहो आती है। बिन उन्हें बैठने के लिए बोलता है, जहाँ दोनों उसकी घर की हालत देखती हैं। और हम देखते हैं कि जो बच्चे विलेज में उन्हें वांग के पास लेकर गए थे वो बिन के ही बच्चे थे। जैंग उसे बोलता है कि हमें पता चल चुका है कि तुम्हारी तबीयत खराब काम की वजह से नहीं हुई थी, तो हम तुम्हें कंपनसेशन नहीं दे सकते। तभी बिन की वाइफ आकर उनसे सॉरी बोलती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें कुछ भी मत दो लेकिन बिन को जेल मत भेजना। रूहो उसे बोलती है कि हम ये नहीं करना चाहते, लेकिन आखिर हुआ क्या वो हमें सब बताओ। तब बिन बताता है कि उसे पता था कि वो बीमार है, लेकिन पूरा घर उस पर ही डिपेंड है, तो वो रेस्ट कैसे कर सकता था, इसलिए उसने मेडिसिन लेते हुए काम किया और ये किसी को भी नहीं बताया। रूहो उसे बोलती है कि ये मुझे समझ में आया, लेकिन तुमने पहले जो हम तुम्हें मेडिकल बिल के पैसे दे रहे थे उसे लेने के लिए हाँ बोलकर अगले दिन मना क्यों किया। बिन और उसकी वाइफ बताते हैं कि उनके पास जियाओ ने आकर कहा था कि बिन भी बीमार है तो उसे कम से कम 1 साल का रेस्ट तो लेना ही चाहिए और तुम्हें प्रोडक्शन टीम से कंपनसेशन लेना चाहिए, जितना टाइम वो घर पर रहेगा उतना। जो जानने के बाद बिन की वाइफ ने ये सब कुछ शुरू किया था और उसी ने शिन को भी उनका लॉयर हायर करने के लिए कहा था। रूहो ने बोलती है कि अभी तुम रेस्ट करो और हम भी तुम्हारी फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, लेकिन तुम्हें सब कुछ सच सच क्रू मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि क्या हुआ, सभी की मेहनत बर्बाद ना जाए। और दोनों यहाँ पर अपनी हरकतों के लिए काफ़ी गिल्टी फील कर रहे थे। रूहो बिन की वाइफ को भी क्लीनिंग लेडी का काम दे देती है ताकि उसकी हेल्प हो जाए और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जियाओ को जैंग ने ऑफिस में बुलाया होता है, वो आती है। उसके आते ही रूहो उसे बोलती है कि तुमने ही बिन को ये करने के लिए कहा था ना, इसी वजह से तुम्हें फायर किया जा रहा है। जियाओ अभी भी एरोगेंटली बोलती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने किया, तुम मुझे ऐसे फायर नहीं कर सकती, मेरे डैड इस शो के इन्वेस्टर हैं, अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट रोक दी तो क्या होगा। रूहो बोलती है कि हमने लीगली डील साइन की है और बिना किसी रीज़न के तुम्हारे डैड ये इन्वेस्टमेंट नहीं रोक सकते। लेकिन वो फिर जैंग की तरफ देखकर उसे बोलती है, तो जैंग कहता है कि ये मेरा ही डिसीजन है, तुम्हारे डैड भी यही चाहते हैं और तुम ये सोचो कि तुम घर जाकर क्या बोलोगी, जिससे जियाओ गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद हम रूहो को आइडिया प्रेजेंट करते हुए देखते हैं कि वो अपने शो में एक स्पेशल एपिसोड क्रिएट करेंगे वांग और यूजी के वेडिंग का, कि कितने हार्डशिप के बाद वो दोनों लास्ट में साथ में आए। सभी स्टाफ इसके लिए हाँ बोल देते हैं। फिर सभी के जाने के बाद जैंग रूहो से बोलता है कि तुम सॉफ्ट हार्टेड
हो गई हो, क्या लूशिंग और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? रू बस स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रू, शिनजू और सभी लोग बाहर होते हैं, जहाँ पर वो लूशिंग से टेक्स्ट करके बात कर रही थी। रू काफ़ी ज़्यादा खुश थी। ये देखकर जू बोलती है कि तुम्हारी इन्वेस्टर के साथ बात काफ़ी अच्छी चल रही है, जो कि तुम खुशी से ओवरटाइम कर रही हो। शिन को ये समझ नहीं आता। तभी जू बताते हैं कि वो इन्वेस्टर असल में लूशिंग है, जिससे वो बात कर रही है। शिन उससे पूछती है कि क्या तुम अभी ऑफिशियली हो? तो रू बोलती है कि हम अभी तक कमिटमेंट के फेज पे नहीं है, लेकिन साथ में है। रू फिर उनसे बोलती है कि मेरी वांग की स्टोरी सुनने के बाद लव को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चेंज हो गया है, और अभी मुझे लगने लगा है कि कमिटमेंट कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अगले दिन फिर हम वांग और यूजी की वेडिंग को देखते हैं, जो कि वांग के घर में ही हो रही थी। सभी लोग ड्रेस्ड अप होकर आए हुए थे। वांग यहाँ पर लूशिंग से थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है कि कहीं यूजी उसे फिर से उसका लवर ना समझ ले। इस पर शू कहता है कि आप इतने अच्छे लग रहे हो कि वो किसी और की तरफ देख ही नहीं सकती। रो फिर यूजी को लेकर आती है, जहाँ पर सभी ठीक चल रहा था, लेकिन तभी यूजी सब कुछ भूल जाती है और चिल्लाते हुए वांग को मारने लग जाती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। सभी लोग पास जाने ही वाले होते हैं कि लूशिंग उन्हें रोककर बोलता है कि वांग उसके साथ है और वो जानते हैं कि उसे क्या करना है। जिसके थोड़ी देर बाद में वो शांत हो जाती है और उसे वांग भी कौन है याद आ जाता है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और हक करके बोलती है कि हमारी फाइनली शादी हो रही है। ये देखकर सभी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। जो फिर चिल्लाते हुए रोने वाली होती है, लेकिन शो उसका मुंह बंद कर देता है। वेडिंग होने के बाद हम यो और जाय को बात करते हुए देखते हैं कि हम दोनों में से शो में से कौन जाएगा। इधर शू सभी से बोलता है कि यहाँ पर एक डॉग होटल है, तो वहाँ पर कौन चलना चाहेगा। लूशिंग हाँ बोलता है, तो रू भी मान जाती है, लेकिन यो शिन की तरफ देखकर मना कर देता है कि उसे पसंद नहीं आएगा मेरा आना। जाय और शिन भी काम की वजह से मना कर देते हैं। आखिर में सिर्फ ये चारों ही वहाँ पर जाते हैं, जहाँ शो उन दोनों को एक ही रूम की देकर एंजॉय करने के लिए बोलता है। तो लूशिंग पूछता है कि क्या हम एक ही रूम में रह सकते हैं। रो बोलती है कि उन्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है। लूशिंग पूछती है कि क्या हमारी रिलेशनशिप ऑफिशियल है। रो बोलती है कि ट्रायल है अभी, जिस पर लूशिंग स्माइल करते हुए यस बोलता है। इधर जू जैसे ही बेड पर लेटती है सोने के लिए, तभी शो से बोलता है कि वांग और उसकी स्टोरी सुनकर मुझे भी सैक्रिफाइस करना चाहिए, समझ में आ गया है, और उसका गेम डिलीट करके बोलता है कि अब से जो तुम कहोगी ना वही होगा। जू को नींद आ रही थी, इसलिए वो ओके बोलकर सोने वाली होती है, लेकिन वो उसे सोने नहीं देता और कल की सारी प्लानिंग करने के लिए बोलता है कि मुझे बताओ कि हमें कल क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर उसे बताती है और उसके आगे क्वेश्चन भी प्रिडिक्ट करके उसे आंसर दे देती है। जो सुनकर शू तो आराम से सो जाता है, लेकिन फिर जू को नींद नहीं आती और वो गुस्सा हो जाती है। अगले सीन में हम शिन को उसकी बॉस को अपने पहले केस की रिपोर्ट देते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसकी बॉस उससे बोलती है कि हमें ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि केस कोर्ट में जाए। तुम्हारा ये पहला ही केस था जो कि प्राइवेटली हैंडल किया गया, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा, लेकिन तुमने अच्छा किया कि सच के बारे में जानकर उसे सपोर्ट किया। इससे शिन खुश होती है कि उसकी बॉस उसे कॉम्प्लीमेंट कर रही है। शिन अब बाहर आने के बाद ही को टेक्स्ट करती है कि क्या वो आज फ्री है। वो मना करता है, तो अपनी बिल्डिंग से बाहर आकर उसे टेक्स्ट करके पूछती है कि वो कब फ्री होगा, लेकिन तभी ही और जाय को कहीं पर साथ में जाते हुए देखती है, जिसे शॉक हो जाती है। अब शिन जैसे ही रिजॉर्ट में आती है तो उसके रूम के बाहर ही खड़ा हुआ था और उसे सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई लेट दिया। फिर वो उसके हाथ में कप नूडल्स देखकर बोलता है कि इसे मत खाओ, मैं नूडल्स बनाने वाला हूँ। तो वो साथ में खाते हैं, लेकिन शिन मना करके अपने रूम में चली जाती है। हम शिन को आज जो कुछ भी हुआ जू और रूओ को बताते हुए देखते हैं। जू तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि वो भला ऐसे कैसे कर सकता है, हमें कुछ और दिखाता है और करता कुछ और है, ये ना टू फेज मैन है। अभी जाकर उससे पूछती हूँ कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। रूओ से रोककर बोलती है कि अगर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तो क्या करोगी, इससे ही और शिन का रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा। शिन भी इस पर हाँ बोलती है, तो जू बोलती है कि हम नहीं तो शू और लूशिंग को भेज सकते हैं ना, दोनों इसके लिए मान जाते हैं। अगले दिन अब जब ही जॉगिंग कर रहा था तभी शू और लूशिंग दोनों आकर उसके साथ जॉग करते हुए पूछते हैं कि हमें बात करनी चाहिए हमारी फ्रेंडशिप के बॉन्ड इंक्रीज करने के लिए। दोनों उससे पूछते हैं कि कल तुम क्या कर रहे थे, तो ही बोलता है कि तुम्हें क्या करना है। वो बोलता है कि तुम जाय के साथ में थे ना। इस पर वो शौक होकर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। दोनों उससे पूछते हैं कि तुम लोगों ने क्या किया और कहाँ पर गए थे, लेकिन ही बोलता है कि ये मैं बिल्कुल नहीं बता सकता और वहाँ से चला जाता है। शिन और रू अब जू के कैफे में होते हैं, जहाँ पर जू एक ड्रिंक बनाते हुए शिन से बोलती है कि ही और जाय के बीच में पक्का कुछ चल रहा है, तभी वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शिन यहाँ पर ही को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। रो भी यहाँ पर ही को डिफेंड करते हुए बोलती है कि वो ना शिन को पसंद करता है, साफ दिखाई देता है। लेकिन जोन दोनों से पूछती
पूछती है कि फिर वो जायक के साथ क्या कर रहा था और बता क्यों नहीं रहा है। वो शिन को एक ड्रिंक देती है जो कि कलरलेस होती है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। शिन उसकी एक सिप लेते ही खांसने लग जाती है। जू बोलती है कि ये ड्रिंक की तरह है जो कि हार्मलेस दिखती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। देखो ये तुम्हारा टेस्ट नहीं है तो मैंने कोई और ड्रिंक पीनी चाहिए। लास्ट में शिन उसे बोलती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है तो मैं खुद ही इसे हैंडल करूंगी। हम थोड़ी देर बाद शिन को अकेले बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर जाए भी आती है। शिन ने उसे मिलने के लिए वहाँ पर बुलाया था। जाया उसे बोलती है कि मैं किसी केस की वजह से बिजी हो गई थी तो लेट हो गई। फिर हम यहाँ से शो का सीन देखते हैं जिसमें चैलेंजर को चांस देते हैं कि वो गेस्ट में से किसी को चूज़ कर सकते हैं और अगर गेस्ट ने भी उन्हें चूज़ किया तो उनका एक पेयर शो से बाहर चला जाएगा। यू को अब सबसे पहले चूज़ करने के लिए कहा जाता है जहाँ वो शिनजू और रो तीनों को प्रेस करता है लेकिन किसी को भी चूज़ नहीं करता और खुद ही विड्रॉ कर लेता है कि यहाँ पर किसी को भी न्यू पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही जाए की चांस आती है तो बोलती है कि मैं यू की तरह नहीं हूँ, अगर छोटी सी भी होप रहेगी तो उसे छोड़ूंगी नहीं और वो यहाँ पर ही को चूज़ करती है। जो गुस्सा होकर कहती है कि देखो इनके बीच में सच में कुछ चल रहा है। तभी शिन कल की बात याद करती है कि जब उसने जाए से पूछा था कि वो और ये क्या कर रहे थे तो जायो से बताती है कि हम लोग बस साथ में डिनर और वॉक के लिए गए थे जो कि नॉर्मल रूटीन है, हम 10 साल से ऐसे ही मिलते हैं। शिन ये सुनकर शॉक हो जाती है कि वो एक दूसरे से इतने टाइम से कांटेक्ट में है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ही कुछ बोले उससे पहले ही शिन खड़ी होकर बोलती है कि मैं क्विट करती हूँ। ये उसे बोलता है कि ऐसा मत करो, क्या बात हुई है, पर वो भाग कर वहाँ से नीचे चली जाती है। ये भी उसके पीछे जाकर उसे रोक कर बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ ही प्रोग्राम करना है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे बोलती है कि मैंने तुम दोनों को साथ में देख लिया था और कल मुझे जाय ने भी बता दिया कि तुम 10 साल से एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। तुम्हारा इतनी ज़्यादा केयर करने की वजह से मैंने सोच लिया था कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। रो वहाँ पर सभी से बोलती है कि जिसने भी अनऑफिशियल वीडियो बनाया है उसे अभी डिलीट करो, शो को इफेक्ट करेगा। और ये इधर अकेला बीच पर होता है। वहाँ पर जाया आकर उसे बात करती है। ये उसे बोलता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए था, तुमने ये बात शिन को क्यों बोली। तो जाय बोलती है कि शिन ने ये बात मुझसे पूछी तो मैं क्या बोलती, उसे सच तो नहीं बता सकती थी ना, याद है तुमने ऐसे ही बीच पर मुझे बचाया था। जाय फिर अपने हाई स्कूल का टाइम याद करती है। वो अपने घर में पियानो बजा रही थी। उसकी मॉम आती है जहाँ वो अच्छे मूड में नहीं होती है। जाय उनसे बोलती है कि मैं अपने क्लासेस के लिए जाती हूँ। तभी उसकी मॉम उसे रोककर उस पर चिल्लाती है कि क्या तुम्हें अपनी गलती नहीं बतानी, ये बोलकर उसे मारती है। जाय सॉरी बोलती है कि मैंने बहुत ही प्रैक्टिस की लेकिन टीचर ने पियानो परफॉर्मेंस के लिए रूहो को चूज किया। उसके बाद वो उसके मार्क्स के लिए उसके ऊपर चिल्लाती है कि रूहो की 1 रैंक आई है, पहले तुम 2nd प्लेस पर आती थी लेकिन अब 3rd पर आ गई हो और आखिर तुम करना क्या चाहती हो। ये बोलकर उसे बहुत ज़्यादा मारती है और बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे डैड हमें क्यों वापस नहीं चाहते। सायब रोते हुए बोलती है कि उन्हें बेटा चाहिए था और मैं लड़की हूँ। तो उसकी मॉम इस पर भी उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से ही मैं उन्हें बेटा नहीं दे पाई और तुम्हें अकेला खुद पाल रही हूँ, तुम तभी भी कुछ अच्छे से नहीं कर सकती हो। ही वहाँ से जा रहा था जो कि ये सब कुछ विंडो से देख लेता है जहाँ पर साय रोते हुए बोलती है कि अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं भी कभी इस वर्ल्ड में नहीं आती। मैं बचपन से ही सोच रही थी कि अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँगी तो आप मुझे प्रेज और प्यार करोगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो सुनकर उसकी मॉम उस पर चिल्लाकर कहती है कि चली जाओ यहाँ से कहीं और कभी भी वापस मत आना। सायब भाग कर वहाँ से जाती है। ही भी उसके पीछे जाता है जहाँ सायब पानी में कूदकर सुसाइड करना चाहती थी लेकिन वो उसे रोक लेता है। जायब बोलती है कि मैंने सपने में भी तुम्हें हराने के बारे में नहीं सोचा था और तुम्हें मेरे रियल लाइफ के बारे में भी पता चल गया कि मेरी लाइफ कितनी डार्क है। ये बोलता है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो। अगले सीन में हमें 2015 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये एक कैफ़े में था। जय उसके पास आती है जो कि कुछ अच्छी हालत में नहीं लग रही होती। ये उससे पूछता है कि क्या हुआ है तो जाय बताती है कि मुझे पास टाइम की नाइटमेयर्स आ रहे हैं। ये उसके हाथ पर स्क्रैचेस देखकर पूछता है कि ये किसने किया, तो वो टीयर गया इसके साथ बोलती है कि ये मैंने ही खुद को किया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ये सब करने से मुझे रिलीफ मिल रहा है। ये अब उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है लेकिन वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ चले, मैं अकेली नहीं जा पाऊंगी। ही पहले मना करता है लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर मान जाता है। सीन अब प्रेजेंट में आता है जहाँ ही उसे बोलता है कि तुम इस शो में क्यों आई थी, तो जाय बोलती है कि मैं इसमें सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ, तुम मेरे सबसे डार्क टाइम में मेरे साथ थे और तुमने मेरी इतनी हेल्प की तो तुम्हें भी मान लेना चाहिए कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये बोलता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और तुम्हारे लिए मेरे अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही रू ऑप्शन के पास जाती है उसे बात करने के लिए लेकिन वो बोलती है कि उसे अकेला रहना है। उसके बाद रो लूशिंग के पास जाती है चाहे दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं। लूशिंग भी यहाँ पर अच्छी हालत में नहीं लग रहा होता। रो बोलती है कि मैं शिन के पास गई थी
सोचा था कि हम साथ में डिनर करेंगे, लेकिन वो अकेले रहना चाहती है और फिर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। इस पर वो बताता है कि हमारे यहाँ किसी की फ्यूनरल सेरेमनी होने वाली है। रू पूछती है कि किसकी। इस पर लूशिंग बताता है कि तुम्हारे डैड की, उनको कैंसर था और ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये हुआ। जो सुनकर वो शॉक और सैड हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उससे बोलती है कि मैं थक गई और मुझे घर जाना है। इसके बाद हमें 2015 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने हॉस्टल रूम में आती है। उसे एक पार्सल आया हुआ था। वो देखती है कि उसे उसके डैड ने भेजा है, जिसमें एक वेडिंग कार्ड और वेडिंग इनविटेशन होता है। उसके डैड ने लिखा होता है कि तुम मेरी प्यारी बेटी हो, अभी मैं शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करके इस शादी में आ जाओ। तभी लूशिंग का वीडियो कॉल आता है। वो इन्विटेशन देखकर उसे पूछता है तो वो बोलती है कि मुझे किसी ने भेजा है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। लूशिंग उसे जाने के लिए बोलता है कि हमारी वेडिंग के लिए तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। रो कुछ भी नहीं बोलती और कॉल कट करते इन्विटेशन डस्टबिन में फेंक देती है। सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर रो और लूशिंग घर आते हैं। लूशिंग ने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर किए होते हैं जो आए थे। रो से अंदर जाती है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ, तुम्हें अच्छा भी फील होगा। वो बनाने के लिए जाता है, पर रो सैड होकर बैठी होती है और अपने डैड से उसे अभी तक जो भी टेक्स्ट आए थे, जिसको उन्होंने ना ही पढ़ा था और ना ही रिप्लाई दिया था, उन्हें पढ़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद उसे एक बॉक्स मिलता है, जिसमें जब वो छोटी सी थी उस टाइम की उसकी पेंटिंग होती है। लूशिंग यहाँ पर खाना बना रहा होता है, तभी रो उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है। वो भी उसे संभालता है और उसने उसके लिए जो बनाया था वो उसे खाती है। लूशिंग फिर उस पेंटिंग को देखकर बोलता है कि ये तुम ही हो ना, तुम्हें किसने दिया था ये। इस पर वो उसे बताती है कि मेरे डैड ने पेंटिंग मेरे लगेज में डाल दी थी जब मैं तुम्हारे घर में रहने के लिए आई थी। लूशिंग उस पेंटिंग के नीचे एक ब्लैक सा दाग देखकर उससे पूछता है कि ये क्या है। वो याद करके लूशिंग को बताती है कि जब वो उनके घर आई थी तो अपना सामान निकालते हुए उसे ये पेंटिंग मिली थी, तो बालकनी में जाकर वो इसे गुस्से से लाइटर से जलाने वाली थी। तभी वहाँ पर लूशिंग आ गया था और उनकी पहली मुलाकात हुई। इस पर लूशिंग हंसकर बोलता है कि उस टाइम उसे जला रही थी। ऐसा क्या ही हुआ था तुम्हारे डैड और तुम्हारे बीच में, तुमने कभी बताया ही नहीं, क्या तुम अब बता सकती हो। रू अब याद करके बोलती है कि जब मैं छोटी थी सब कुछ अच्छा था और जब वो ड्राइंग करती थी तो उसके डैड उसे काफ़ी प्रेज करते थे। उसके डैड एक अच्छे पेंटर और मॉम एक अच्छी पियानिस्ट थी, लेकिन मैरिज के बाद उन्होंने कभी पियानो को हाथ भी नहीं लगाया। हमारी फैमिली खुश थी, मुझे लगा था कि सब कुछ ऐसा ही चलेगा। लेकिन एक दिन वो स्कूल से आने के बाद अपने पेरेंट्स को फाइट करते हुए देखती है। उसकी मॉम बोल रही होती है कि मैंने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, तुम पूरे दिन अपनी दुनिया में मत रहा करो, फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। रूह को सिर्फ मैं अकेले ही संभाल रही हूँ। लेकिन जैसे ही रूह को देखते हैं तो शांत हो जाते हैं और उसे उसके रूम में भेज देते हैं। उसके बाद हम रूह की मॉम का फ्यूनरल का सीन देखते हैं। उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी, लेकिन वो टाइम मेरे डैड के लिए रिलीफ का टाइम था। उस टाइम वो रोने की बजाय किसी और औरत के साथ थे। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गई। जिस टाइम मैं कॉलेज में थी और मैंने पार्ट टाइम जॉब की थी एक CVS में, तब मेरे डैड मुझसे मिलने के लिए आए थे, जो कि मुझे सॉरी बोल रहे थे कि सब कुछ भूल जाओ, तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम ही मेरी इकलौती बेटी हो और ये रियलिटी है। उस टाइम को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया है, मुझे भी हक है कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकूं। रोहन से चिल्लाकर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप बस मेरी लाइफ से डिसअपेयर हो जाओ। जो सब कुछ याद करके वो बोलती है कि वो पक्का मुझे हेट करते होंगे, इसीलिए अपने लास्ट टाइम में भी कॉल करके उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कितने बीमार थे, मैं उनसे लास्ट टाइम मिल सकूँ। लगता है मेरे पास चांस भी नहीं है उनसे माफ़ी मांगने का। अगर मुझे पता होता कि वो लास्ट टाइम में है तो मैं शायद उनसे इतना हर्ष तरीके से बात नहीं करती। तो लूशिंग उसे बोलता है कि तुम एक चीज़ कर सकती हो, तुम्हारे डैड चाहते थे कि तुम उनके फ्यूनरल सेरेमनी में स्पीच दो और तुम्हारा जो भी गिल्ट है वो दूर हो जाएगा। अगले दिन हम फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग ब्लैक क्लोथ्स में होते हैं। जू और शू भी यहाँ पर आए हुए थे, जहाँ पर जू एक लड़की को देखकर बोलती है कि ये कौन है, मैंने इस रिलेटिव के बारे में रो से तो कभी भी नहीं सुना। इस पर शू बताता है कि वो रो के डैड की गर्लफ्रेंड। ये सुनकर वो शौक होकर बोलती है कि वो हम लोगों की एज की है। अभी मुझे समझ में आया कि रू अपने डैड से बात क्यों नहीं करती थी। रू भी वहीं पर बैठी होती है। तभी लूशिंग उसके पास आता है, उससे कुछ बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोलता, सिर्फ उसे यही कहता है कि अगर तुम्हारा डैड जिंदा होते तब भी तुम ये स्पीच देती। रो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे अच्छा फील कराने के लिए बोल रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रो के स्पीच का टाइम आता है, जहाँ पर वो सभी से बोलती है कि उसके डैड के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन जो वो कहते थे कि हमारी फादर डॉटर की रिलेशनशिप है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। पहले मुझे इस पर बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन अभी समझ में आ गया। और कहती है कि मैं आपको माफ़ करती हूँ और थैंक यू बोलती है मुझे लाइफ देने के लिए। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं, जिन्हें देखकर रू और सभी गेस्ट शॉक हो
जाते हैं। वो स्टेज पर आकर बोलते हैं कि मैं जानना चाहता था कि मेरे डेथ के बाद सभी कैसे रिएक्ट करते हैं, इसी वजह से मैंने ये किया और मैं बिल्कुल लास्ट में आने वाला था, लेकिन मेरी बेटी की बातें सुनकर मेरे से रुका नहीं गया। और थैंक यू कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया मेरे लाइफ के इस टाइम में। मैं लूशिंग से थैंक यू बोलता हूँ जो कि रिजॉर्ट का ओनर है। उसे ने ये फ्यूनरल करने में मेरी हेल्प की और मुझे मेरी बेटी के साथ रिकॉन्साइल करवाया। जो सुनकर रू बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन लूशिंग उसे रोककर बोलता है कि मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। रू कुछ भी नहीं सुनती कि तुमने भी मुझे धोखा दिया है। उसके डैड भी उसे रोककर बोलता है कि तुम्हें कुछ और नहीं बोलना क्या। रू गुस्सा होती है। वो अब उसे सॉरी बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये किया, लेकिन मेरे पास और कोई चांस नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो शेंग से बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो तुम्हारे फ्यूनरल में कैसे नहीं आती। तभी पीछे से उसकी गर्लफ्रेंड आकर बोलती है कि इससे दूर रहो, तुम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है। उसकी वाइफ बोलती है कि तुमने कहा था ना कि तुम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, लेकिन ये नई लवर लेकर आ गए। उसकी एज तो देखो, और ये दोनों फाइट करने लग जाते हैं। सभी उन्हें रोकते हैं। रो ये सब देखकर सैड होकर जा रही होती है, लेकिन इनकी फाइट में कोई एक पर्सन माइक फेंकता है जो कि रो के सर में लगता है और वो फेंट हो जाती है। अगले सीन में अब रो हॉस्पिटल में उठती है। लूशिंग भी वहीं पर होता है जहाँ रो उससे पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, तो बताता है कि गलती से फाइट में माइक तुम्हारे ऊपर आकर लग गया था। रो से बोलती है कि तुम्हें मेरे डैड के बारे में कब पता चला। इस पर वो बताता है कि आज सुबह जब मैं सब कुछ सेटअप देख रहा था कि ठीक से हुआ कि नहीं, तभी मैं तुम्हारे डैड और उनकी गर्लफ्रेंड से मिला। मैंने उन्हें मना किया था कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत खराब रहती है और मैं कितनी बार रूहो से मिल पाऊंगा ये मैं नहीं जानता, इसीलिए प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। रूहो से बोलती है कि तुमने मेरे डैड के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। तो लूशिंग उससे सॉरी बोलता है कि कल तुमने मुझसे बात की कि तुम्हें गिल्टी हो रहा है अपने डैड के लिए, तो मुझे लगा कि अच्छा रहेगा, तुम भी अपने डैड के साथ रिकॉन्साइल हो जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भला इसमें गलती क्या था। रूह बोलती है कि तुम्हें कैसे सोच सकते हो, तुमने खुद डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या ठीक रहेगा, मुझसे पूछा क्यों नहीं, और ऐसे कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। लूशिंग बोलता है कि तुम्हारे डैड और मॉम की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे डैड नहीं रहेंगे। रो से बोलती है कि मेरी मॉम की किसी डिजीज़ की वजह से डेथ नहीं हुई थी, उनका मर्डर हुआ था, मेरे डैड ने मेरी मॉम को मारा था। लूशिंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।